बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने समंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में रखेंगे जिनकी ज़िंदगी अब चौधरी निज़ामुद्दीन आज़ाद बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपके सामने है जो सब कुछ 26 नवंबर को डी चौक में हुआ। पहले तो वहाँ पर मासूम लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उनकी जानें ली गई, निशाने लेकर खोपड़ियों के ऊपर गोलियां मारी गई। उसके बाद उन लाशों को छुपा दिया गया, फिर उस तमाम जो इलाका था उसको धो दिया गया, तमाम सबूत जो है वो गायब कर दिए गए। और रात के अंधेरे में ये सब कुछ करने के बाद सुबह के उजाले में ये पूछा गया कि बताओ कहाँ हैं लाशें। उसके बावजूद जिनके साथी उन्हें उठा के लेके गए हॉस्पिटल्स में, वो 12 के करीब लाशें जो है वो मिल गई। और अभी भी इत्तलात हैं कि मुतअद्दिद लाशें जो हैं वो सर्द खानों में पड़ी हैं, मुर्दा खानों में पड़ी हैं। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको ये बात नहीं कही, लेकिन अब मुसद्दका इत्तलात आ रही हैं कि मुर्दा खानों के अंदर लाशें पड़ी हैं। लेकिन क्योंकि उनको गायब कर दिया गया है, मिसिंग पर्सन बना दिया गया है, तो उनके घर वालों को बेचारों को नहीं पता कि किसको कत्ल कर दिया है, कौन जिंदा है। और ये सब कुछ करने के बाद अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर निशाना बांधने की तैयारी की जा रही है। जाहिद गशखोरी बड़े ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। खबर उन्होंने ये दी है कि अब डी चौक के एहतजाज के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई या लाशों के ऊपर बातचीत की कि लाशें इतनी नहीं इतनी हैं, उनके खिलाफ अब मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ये जाहिद गशखोरी की खबर है। उन्होंने कहा है कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, जाहिर है वो तो यही कहेंगे चौधरी साहब के प्रोपेगेंडा किया गया, 90 मुकदमात जो हैं वो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं होंगे, अंदर से भी होंगे। मैं ओवरसीज़ के नाम भी आपको बताऊंगा जिनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई कर दी गई है अभी तक, लेकिन जिनके खिलाफ होगी वो आपको ज़ाहिर आने वाले दिनों में पता चलेगा जब नाम सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल 90 मुकदमात बनाने की तैयारी की गई है। इसमें अरकान पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन पर भी बनेंगे, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नामज़द किए हैं। इसमें 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है जिन्होंने लाशों के बारे में बात की, कत्ल गारत के बारे में बात की, ये बात की कि गोली किसने चलाई, ये बात की कि गोली, जाहिर है वहाँ पर जब 245 के तहत मिलिट्री को बुला लिया गया था तो उनका लेना देना तो है उस गोली के साथ। तो जिन्होंने इस सिम्मत बात की, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, अब उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को हंट किया जा रहा है। तो 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही है, जिसमें से 470 बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ये ख़बर में आपको बताया, क्योंकि मेजॉरिटी इसमें निशाना जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और आपको चीदा चीदा नाम बताते हैं जिनके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। अलादीन, उनके वालिद गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, अलादीन मुल्क से बाहर होते हैं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई। उनके वालिद को गुजरात यूनिवर्सिटी से पहले भी उठाया गया था, अब वो दोबारा कह रहे हैं कि खारियां कैंट में आईएसआई उनके वालिद को उठा के ले गई है और उनको खामोश करवाने के लिए ये मामला किया जा रहा है। उसके बाद जिमी विर्क, उनका अकाउंट जो है वो बंद हो गया है। कल से हम देख रहे हैं उनके अकाउंट पे उन्होंने बंद करने से पहले आखिरी ट्वीट किया कि मेरी वालदा और मेरे भाई की अल्लाह खैर करे और मैं ये अकाउंट बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आसिफ हमदानी, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। फिर अहमद हसन बोबक, वो भी निशाने पर हैं, बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं अहमद हसन बोबक जो है। और अगर आपको कोई ख़बर कहीं और से नहीं मिलती तो अहमद हसन के जो ट्विटर हैंडल है उससे ज़रूर मिल जाती है। मैं ये कहूँगा कि वो उन चंद लोगों में से हैं जिनकी कमिटमेंट जो है वो काबिल सताइश है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के नज़रिए के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो मैं इन लोगों को जहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर अहमद हसन बोबक को, कि उन्होंने इस फस्तायत को एक्सपोज भी किया, लेकिन इस वक्त उनके घर वाले निशाने पर हैं। उनके घर वालों को इस वक्त तकलीफ़ दी जा रही है। इनमें से ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो अब खामोश करवा दिए गए हैं। जो और अकाउंट्स हैं बहुत सारे, जैसे मैंने आपको कहा कि 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो ओवरऑल स्क्रीन किया गया है, जिसमें से 470 जो बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, उन अकाउंट्स को पहले मरहले में जिनको सेग्रीगेट किया गया है, टोटल 620 में से वो बैरून मुल्क हैं। आपको कुछ नाम बताए, अब आपको मुकदमात की तफसील बताते हैं। इस्लामाबाद में 36 मुकदमात कायम किए गए हैं या किए जा रहे हैं।
लाहौर गुजरांवाला में 11, फैसलाबाद में 9, पेशावर में 6, मुल्तान में 4 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़, और जिनकी मेजॉरिटी जो मैंने आपको कहा कि बैरून मुल्क है। अब अगर आप गौर करें तो ये तमाम की तमाम सिचुएशन ये है कि पहले एक जुल्म करो। सबसे पहले तो आपको याद है कि 9 मई किया गया। 9 मई से पहले जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 22 मई को किया गया, 2022 की 25 मई को किया गया, वो आपके सामने है। उसके बाद 8 फरवरी आपके सामने है, उसके बाद फिर 9 मई आपके सामने है, और फिर अब 26 नवंबर आपके सामने है। तो पहले जुल्म करो, और अगर लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उस सच को बयान करने की कोशिश करें, तो फिर उनके घर वालों को तंग करो, उनकी आवाज़ें बंद करवाओ, और फिर भी नाकाम बने तो मुकदमात बनाओ। ये वो तकरीबन पूरा वतीरा है जिसको फॉलो किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ आते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा जा रहा है। आपके सामने कमर मेकन बहुत ही ज़बरदस्त उभरते हुए नौजवान जर्नलिस्ट हैं। बहुत बारीकी से मैं इनके काम को देखता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा टाइमली रिपोर्ट करते हैं कमर। ये वो नौजवान चेहरे हैं जिन्होंने जो सहाफ़त के अंदर इरफान सदीकी साहब जैसी पुरानी आलाइशें थी उनका एक ज़ाहिर है उन्होंने एक कल्चर बिल्ड किया हुआ था। वो जो पुराना ज़माना है कि आपने ख़बर दे दी, जो दे दी बस वही पत्थर पर लकीर है, लोग उसी को फॉलो करें, कोई सवाल नहीं कर सकता, और अगर करना है तो ये कहना आप मेरे से छोटे हैं, आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं। तो ये जो नौजवान चेहरे हैं इन्होंने नई रौनक लेके आए हैं सहाफ़त में, नई जिद्दत लेके आए हैं, नई डायमेंशंस हैं कि ये सोशल मीडिया को भी समझते हैं, डिजिटल मीडिया को भी समझते हैं। उसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रिंट मीडिया और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसके अंदर भी हुई है। तो बहुत ये उजले नौजवान हैं सारे। मैं सिर्फ कमर मेकन की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे नौजवान रिपोर्टर्स इस टाइम बहुत बेहतर रिपोर्टिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं। उनमें कमर भी एक है। कमर ने कल एक ट्वीट किया कि एज अ जर्नलिस्ट आई एम करंटली फेसिंग थ्रेट्स। मेरे घर पर पुलिस गई है और मेरी फैमिली को इंटरोगेट करती रही है। मैं वो घर पे नहीं था। अभी भी पुलिस जो है वो मेरी गली के अंदर फिर रही है। मेरे घर वालों को और मुझे इंटिमिडेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, और अगर मैं अपनी कोई ड्यूटीज़ दुरुस्त तरीके से पूरी नहीं कर रहा तो मुझे बताया जाए, मुझे कानूनी नोटिस दिया जाए, मेरे से बात की जाए। मेरे घर वालों का इसमें क्या कसूर है? मुझे इंटिमिडेट या मेरे घर वालों को इंटिमिडेट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनके साथ यही सब कुछ किया गया है। उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, उनके अहले खाना को तंग किया गया है। ये एक नया रिवाज, अब वैसे तो पुराना ही रिवाज है, लेकिन एक शिद्दत नई 26 नवंबर के बाद देखने को मिली है। उसकी वजह ये कि बयानिया हाथ से निकल गया है। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के तो वैसे पहले भी बयानिया हाथ में नहीं था, लेकिन अब मौजूदा तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो प्रेशर फील कर रहे हैं क्योंकि बयानिया उनके हाथ में नहीं है। और बयानिया जो है वो अब जर्नलिस्ट खुलकर बताते हैं। आपके सामने कितने जर्नलिस्ट ने कहा कि हम वहाँ मौजूद थे, गोली चली और हमारी मौजूदगी में लोगों को गोलियाँ लगीं। अहमद मीर साहब ने इसमें बड़ा ही उम्दा किरदार अदा किया है। और हमारे पास ये ख़बर है, इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि शायद ये अभी मैं जो ख़बर हतमी होती है वो आपको बताता हूँ, जो गॉसिप होती है वो भी आपको बताता हूँ, जो प्लानिंग में होती है वो भी आपको बताता हूँ, बिकॉज़ आई कांट सेल यू जो सनसनी है ना, वो मैं आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं भेज सकता कि बाद में आप कहें कि ये ख़बर वैसे नहीं हुई। अब प्लानिंग ये की जा रही है और बातचीत की जा रही है जियो टीवी के मालिकान के साथ कि हामिद मीर साहब को दोबारा से ऑफ एयर कर दिया जाए। अब वो कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जियो की जो मैनेजमेंट है वो ज़ाहिर है कोशिश करेगी कि ये ना हो, रेजिस्ट करेगी। और हामिद मीर साहब एक दफ़ा फिर निशाने पर हैं और हमें ये अब नहीं पता कि ये उनका प्रोग्राम कब तक बंद करवा पाते हैं, लेकिन राब्ता किया गया है, डिस्कशन हो रही है। हामिद मीर साहब को हमें नहीं पता कि पता है इस बात का या नहीं, ज़रूर पता होगा वैसे उन्हें, लेकिन इस वक्त डिस्कशन हो रही है, राब्ता किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कामयाबी होगी या जियो टीवी मैनेज कर लेगी, ये जो भी हुआ आपके सामने बताएंगे। दूसरा, काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर भी निशाना जो है वो बांध दिया गया है। उनके भी एक दो प्रोग्राम्स पसंद नहीं आए और उनके बारे में भी अब जो हमारे पास इत्तलात हैं कि प्लानिंग हो रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि किस तरीके से ये दो चार प्रोग्राम जो थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ बोल देते हैं, इनकी भी आवाज़ जो है वो किस तरीके से बंद की जाए। तो ये तमाम जो ख़बर है
जर्नलिस्टों को तंग करने की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग करने की, ये आपके सामने रखी है। लेकिन क्या इससे आप ये सब कुछ कर पाएंगे? नहीं, आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब खल्क़े खुदा किसी एक चीज़ के ऊपर बिलीव कर ले, जब आवाम फैसला कर ले कि उन्होंने एक काम करना है, तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं ये बात तो वाज़ेह कह दूं कि आप इन जर्नलिस्टों को हरासा करें या आप इनके घर वालों को हरासा करें, अब 2 आवाज़ें बंद करेंगे तो 4 और उठनी शुरू होंगी। इसलिए एक तो ये जहन से निकाल दें कि ये आप जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इससे सच छुप जाएगा। सच बिल्कुल कभी नहीं छुप सकता। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी कि 9 मई और 26 नवंबर का एहतसाब ज़रूरी है, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं। इससे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर 9 मई का एहतसाब हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को भी यही गिला है कि 9 मई का हिसाब नहीं हो सका, उनका ट्रायल नहीं हो सका, मुजरमों को सज़ा नहीं मिल सकी। हमने इस सिलसिले में कहा था कि गलती आप ही की है, आप कोई सबूत नहीं दे सके, अदालतें तो बार बार वो सबूत मांगती रहीं। अगर आप सबूत देते, 9 मई के सबूत देते, तो अभी तक 26 नवंबर होना ही ना पड़ता, क्योंकि जो मुजरमान, मैं मुलजमान नहीं कहूँगा, जो मुजरमान जिन्होंने 9 मई करवाया और पीटीआई पर डालने की कोशिश की, अगर वाकई फ्री ट्रायल होते और फ्री उसकी जुडिशल इंक्वायरी होती तो अभी तक मामला जो हैं वो सब के सब सामने आ चुके होते। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो 26 नवंबर है ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है। उन्होंने कहा कि पहली रियासत के ख़िलाफ़ बगावत 9 मई को हुई थी और दूसरी 26 नवंबर को हुई। मतलब कि जिन मासूम लोगों की लाशें गिराई गईं अब उनको बागी भी कहा जा रहा है, उनको रियासत के ऊपर हमला आवर कहा जा रहा है। और राणा सनाउल्लाह के बाद अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि जैसे 9 मई के बाद जुडिशरी ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर दिया, अब जुडिशरी नहीं देगी, और इमरान खान वैसा ही कवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें हर सूरत ये कुचलना पड़ेगा 26 नवंबर वाले लोगों को, ताकि ये दोबारा हमला आवर ना हो सके। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जियो के प्रोग्राम के ऊपर तड़ियाँ लगा रहे हैं बैठ के, और ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर जो एक बगावत थी, मुल्क के ऊपर हमला था, और 9 मई भी हमला था। हालांकि सबको पता है 9 मई खुद बनाया गया था, और 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के सरों में गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया। लेकिन ये उन्हें बागी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बगावत के ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के फरमूदात हैं। इसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। वो खबर ये है कि अब दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान रेलवे ने रोकनी है। जी हाँ, ये आपकी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम नहीं रह गया, आप हैरान होंगे। अब ये हुकूमत ज़िम्मेदारी लगाने जा रही है पाकिस्तान रेलवे की कि दहशतगर्दी जो है वो उन्होंने रोकनी है, और साथ साथ मोटरवे पुलिस ने। आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है। ये मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अंदर उन्होंने रेलवेज़ के आईजी को रखा है, मोटरवेज़ के आईजी को रखा है, डीजीएमओ जी मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है पाकिस्तानी फ़ौज में। उसके अलावा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को रखा है, दूसरे लोगों को रख के एक कमेटी बनाई है, और अब ये इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान रेलवे पुलिस और मोटरवे पुलिस को हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब कि जो अब हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका काम तो सियासतदानों को कंट्रोल करना है, उनके कमरों में कैमरे लगाना है, वीडियोस बनाना है, जजेस को कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान रेलवे की जो पुलिस है और मोटरवे है वो अब दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे। आप हमारे हालात देख लें, इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी के बारे में सीरियस ही नहीं हैं। लेकिन असल खबर इसके पीछे है। असल खबर ये है कि ये दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई अगली रैली होगी, एहतजाज होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें मज़ीद फ़ोर्स चाहिए, क्योंकि पहली फ़ोर्स कम पड़ गई है। इसलिए अब प्लानिंग ये की जा रही है कि मोटरवे पुलिस का जो थोड़ा बहुत मेयार है अब उसका बेड़ा गर्क किया जाएगा। ये कमेटी जो है ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में बनाई गई है। तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब अब भरपूर कोशिश करेंगे कि मोटरवे पुलिस को भी पंजाब पुलिस बना दिया जाए। वहाँ पर भी अब ये ख्याली या सियासी
بھرتیاں کریں گے, اس کا کلچر تباہ کریں گے, اور آنے والے جو احتجاج ہوں گے اس میں گولیاں چلوائیں گے ان سے, ٹیئر گیس ان سے کروائیں گے, لاٹھیاں ان سے چلوائیں گے. تو اب پاکستانی قوم کے اوپر پہلے پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس, رینجرز اور دوسری ایجنسیز کم پڑ گئی تھیں, تو آنے والے وقت میں اب چودھری نظام الدین اور شہباز شریف کا یہ پلان ہے کہ اب موٹر وے پولیس اور جو ریلوے پولیس ہے ان کو بھی دہشت گردی کا بہانہ بنا کے ان کے اندر اور بھرتیاں کرو, انہیں اسلحہ لے کے دو, انہیں ٹریننگ دو, اور معصوم نہتے پاکستانیوں کے اوپر اگلی دفعہ جب آپ کو موقع ملے تو ان کے اوپر ظلم کرواؤ. یہ ایک اور بڑی خبر ہے جو آج کی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس کی خبر دی ہے انصار عباسی صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے خلاف ہیں. انہوں نے نام بھی کوٹ کیے, انہوں نے کہا کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کے بھی نام انہوں نے لیے, اس میں حوالے دیے, نام تو نہیں لیے, نام بھی لیے کچھ, کہ یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سول نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, کوئی دوپہر 3 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک, اور اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد ہی یہ خبر انصار عباسی نے دی. یقینی طور پر کسی نہ کسی نے کور کمیٹی سے یہ خبر لیک کر کے انصار عباسی تک پہنچائی اور انہوں نے اپنے رنگ سے یہ خبر دی. پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھیجا تھا سینیٹر علی ظفر صاحب کے نام, اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری کور کمیٹی کے سامنے یہ پیغام رکھیں. سینیٹر علی ظفر نے عمران خان کی ہدایت پر پوری کور کمیٹی میں یہ پریزنٹیشن دی اور یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے اوپر اب کام شروع کیا جائے اور سیریس پلاننگ کی جائے. اس کے اندر ظاہر ہے ڈفرینٹ لوگوں کے اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے مشورے ہو سکتے ہیں, لیکن انصار عباسی صاحب نے خبر اس طریقے سے دی ہے جیسے عمران خان کی سوچ کچھ اور ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی سوچ کچھ اور ہے, یا ایٹ لیسٹ سینئر لیڈرشپ کی سوچ کچھ اور ہے. لیکن میں انصار عباسی صاحب اور دوسرے سننے والوں کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہی فیصلہ ہوگا اور ہونے دیا جائے گا جو عمران خان کہیں گے. ان کی جو بھی ول ہوگی اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بھرپور طریقے سے اس کا, میں بھی اکیلا میں نہیں اور بھی دوست ہیں جو اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے. اور میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اب میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت ترش ہو گیا ہوں. مین اس ڈیفنس میں کئی دفعہ بہت آگے جانا پڑتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے, اس کا بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے, اور کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں اس فورم کو چھوڑ دوں. شاید اس فورم پر جو عمران خان کی توقعات ہیں وہ میں یا کچھ اور دوست اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. کچھ دوست ہو سکتا کرتے ہوں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے اس فورم پر جو عمران خان کے ساتھ انصاف ہے وہ نہیں کر پا رہی. تو کئی دفعہ آپ سے مشورہ کیا, دوسرے دوستوں سے کیا, لیکن ہر دفعہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فورم نہیں چھوڑنا, آپ نے رہنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نہیں چھوڑوں گا تو مجھے چھڑوا دیا جائے گا ایونچولی, کیونکہ جتنا میں وہاں جس طرح کا میں سٹانس لیتا ہوں, کئی دفعہ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سٹانس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے بہار کے موسم میں پتے نئے نکلتے ہیں, لیکن خزاں میں تو پرانے پتوں کو جھڑنا پڑتا ہے, اور نہ جھڑیں تو پھر جھاڑ دیا جاتا ہے. تو اگر میں خود نہیں چھوڑوں گا تو کسی دن, میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں, ریکارڈ پہ رکھ لیں, اگر میں خود نہیں چھوڑوں گا تو کسی دن مجھ سے وہ فورم چھڑوا دیا جائے گا. وہ کیسے چھڑوایا جائے گا, اس کی وجہ کیا بنے گی, وہ کوئی نہ کوئی وجہ شاخسانہ بنے گا, لیکن اصل وجہ ہماری آپ سے جو کمٹمنٹ ہے کہ بات بے باک ہوگی اور پورے دبنگ طریقے سے ہوگی, اور جو سچ ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا. اس پہ نہ کسی کے ساتھ دوستی کا لحاظ کیا جائے گا, نہ ذاتی پولیٹیکل تعلق کا لحاظ کیا جائے گا, نہ آنے والے وقت میں اپنے کسی سیاسی جو آپ یہ کہہ لیں کہ فائدے اور نقصان کا خیال کیا جائے گا. سب کچھ داؤ پہ لگا کے جو اپنے ضمیر کو درست بات لگتی ہے وہ ان فورمز کے اوپر رکھی جائے گی. ابھی تک یہی کوشش کر رہا ہوں, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آگے آپ کے سامنے جانے سے پہلے جو میں نے ایک خبر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قومی ووٹرز ڈے کے اوپر سکندر سلطان راجہ صاحب نے پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ووٹ ہے
وہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اور ایک ایسا ہتھیار ہے جو متشدد نہیں ہے، لیکن یہ سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اپنے ووٹ کے حق کو بہت ہی بہتر طریقے سے استعمال کیجیے، ان کا پیغام آیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا دیتے کہ جب آپ استعمال کر لیں گے یہ ہتھیار، تو پھر اس کے بعد ہم اس ہتھیار کو ناکارہ بنا دیں گے، اور ہم اپنی مرضی سے آپ کا ووٹ جو ہے وہ جہاں دل کرے وہ استعمال کریں گے۔ بھلے بلے کا نشان چھیننا ہو، بھلے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانی ہو، بھلے کاغذات نامزدگی چھیننے ہو، بھلے بینگن، آلو، گوبھی اس طرح کے نشان الاٹ کرنے ہوں، بھلے اس کے بعد رزلٹس چینج کرنے ہوں، فارم 47 استعمال کرنا ہو 45 کی جگہ، ہم ہر طرح کی ہر کام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ مجھے دیجیے اجازت یہاں سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔